आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में हेडिंग लिख करके समझा देंगे आपको। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधकीय लेखा विधि की का महत्व। प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व। ठीक है, शानदार तरीके से हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इसके पहले बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हुए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कैरेक्टर क्या है, सब सारी चीज़ें बताई गई हैं पहले से ही। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या, इसका महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस लिखना है इंक्रीज इन इफिशियंसी। अपनी कॉपी में लिखिए पहला, इंक्रीज इन इफिशियंसी। लिखना है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो वर्कर काम करते हैं उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वर्किंग इन एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेसिटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, वृद्धि होता है। और जब वर्किंग कैपेसिटी में इंक्रीजिंग होती है, वृद्धि होती है, तो कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपने गोल को अचीव करने में आसानी महसूस करती है और अपने अचीवमेंट को आसानी से प्राप्त कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व, कार्य क्षमता में वृद्धि। इंक्रीज इन इफिशियंसी का मतलब होता है, इंक्रीज इन इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता में वृद्धि। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखने से अपने जो वर्कर हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, अपना जो मैनेजमेंट है, उनमें काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है तो किसी भी संस्था अपने लक्ष्यों को आसानी से अचीव कर सकती है। लिखना है दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग, उचित नियोजन। उचित नियोजन का मतलब क्या होता है? उचित नियोजन में कहा गया है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, वो इससे प्रॉपर प्लानिंग बना सकती है। कोई भी प्लान बनाना हो, प्लान का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पहले से ही निर्धारित करना। ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट से ही सीखने को मिलेंगी आपको, मैनेजमेंट से ही आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा नंबर।
मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिएगा, कार्य निष्पादन का मापन, कार्य निष्पादन का मापक। किसी भी काम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को मापना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को अगर आपको मापना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही आप माप सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही आप मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे मापा जाता है? तुलना की जाती है। जैसे बैलेंस शीट दी रहती है, एक साल की बैलेंस शीट दूसरे साल की बैलेंस शीट से तुलना करते हैं, एक साल का प्रॉफिट दूसरे साल के प्रॉफिट से तुलना करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लिख करके बता दे रहे हैं। अगला है इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। चौथा नंबर, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रभावशाली प्रबंधकीय नियंत्रण। प्रभावशाली प्रबंधकीय नियंत्रण। मैनेजमेंट पर अगर कंट्रोल करना है, अगर किसी भी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है तो वहां पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट के सहारा लेने से मैनेजमेंट के सभी पहलुओं पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट के सभी टॉपिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, पिछले साल का, अगले साल का पूरा डाटा होता है ना। इसमें एक एक टॉपिक पर डाटा होते हैं, उसी डाटे पर आधारित है। फिफ्थ नंबर आपको ध्यान देना है। पांचवें नंबर पर कहता है कि इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर। इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर, ग्राहकों की सेवा में सुधार। जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर हैं उनके सेवा में क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और उससे क्या होता है? इम्प्रूव कैसे होता है? अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाते हैं। अगर वस्तु बनाने वाली बात है, प्रोडक्ट बनाने वाली बात है, तो अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस देने वाली बात है, तो अच्छी किस्म की सर्विस देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं, अच्छा देते हैं। हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं, सुधार करने का काम करते हैं। 6 नंबर क्या लिखना है आपको? 6 नंबर क्या लिखना है? लिखना है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अधिकतम लाभ। मतलब कि प्रॉफिट जो दिया जाता है, अधिकतम दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट देने का जो काम किया जाता है, अधिकतम लाभ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखने से। ठीक है, प्रमोट एंड करेक्ट डिसीजन। 7वां नंबर,
prompt and correct डिसीजन, ठीक है, सही एवं उचित निर्णय, जो निर्णय लिया जाता है शीघ्र एवं सही निर्णय, जो निर्णय लिया जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शीघ्र लिया जाएगा। जब पिछला आंकड़ा आपके पास होगा, पिछले डाटा हो अगर आपके पास होंगे, भाई पिछले साल हमारी क्या स्थिति है, अगले साल क्या स्थिति हम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। रिडक्शन इन बिजनेस रिस्क, रिस्क व्यावसायिक जोखिमों में कमी, व्यावसायिक जोखिम जो होती है, जिसे अगर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो पहले से इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। जब पहले से इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो जोखिम कम होगा, साफ साफ बात है। अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं, किसी निर्णय के बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है, अनुभव नहीं है, तो वहाँ पर आपका जोखिम ज़्यादा होता है। तो आपके पास अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप रखते हैं तो वहाँ से आपका निर्णय जो होगा उसमें जोखिम कम होगी। तो ये आपका हो गया क्या 8 नंबर तक, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व। पेपर में पूछे जाते हैं टॉपिक्स, अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रबंधकीय लेखांकन एवं निर्णयन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप समझिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये तो महत्व तो मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत टॉपिक, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय लेखांकन एवं निर्णयन। इसका मतलब क्या होता है इसको भी आप ध्यान देंगे। पहले प्रबंधकीय लेखांकन एवं निर्णयन, ठीक है। तो आपको ध्यान दे रहा है, आगे ध्यान देना है आपको। क्या लिखना है सबसे पहले, भाई जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उससे क्या लिया जाता है, डिसीजन लेने के काम आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कहीं नहीं काम आएगा, कहाँ, डिसीजन लेने के काम आएगा, निर्णय लेने के काम आएगा। जैसे सबसे पहले समंकों एवं सूचनाओं का संकलन, अंग्रेजी में पहले लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा, ध्यान देना है, कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा, ध्यान दीजिएगा।
एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम आपको बताते हैं। हिंदी में लिखना है आपको क्या? हिंदी में लिखना है आवश्यक समंकों एवं सूचनाओं का संकलन। आवश्यक समंकों एवं सूचनाओं का संकलन। अब आप समझिएगा, थोड़ी देर के लिए हमारी बातों को समझिएगा आप। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर मिलेगा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में इस बात का पता लगता है कि विक्रय की तुलना में ग्रॉस प्रॉफिट, पहला सूत्र ही होता है जिससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से मतलब निकलता है कि सेल की तुलना में कै % फ़ायदा हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप समझिएगा, तो बहुत सारी चीज़, कितना पैसा आया, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने को, फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कितनी मात्रा में बिजनेस के अंदर कैश आया हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है फंड कहाँ कहाँ से इकट्ठा हुआ है, मतलब पूंजी कहाँ कहाँ से इकट्ठा हुई है। कैश फ्लो में ही बताता है कहाँ कहाँ गया हो। इन सब से सूचनाओं को, समंकों से सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। जब इन सभी से सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है तो उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2022 एक जगह रख दीजिए एग्जाम्पल, 2023 एक जगह लिख दीजिए एग्जाम्पल। इस साल हम 25% फ़ायदा कमाए ना, इसको 21 कर लीजिए, इसको 22 कर लीजिए। इस साल हम 25% फ़ायदा कमाए। तो कैसे पता लगेगा? जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखे रहोगे तभी तो पता लगेगा। तो इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से आपको 2022 के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान में ही निर्णय लेना है, डिसीज़न लेना है। फ़ायदा को बढ़ाना है। फ़ायदा ही नहीं होता है, कैश, मतलब कि बिजनेस में कैश कम क्यों आया, बिजनेस में फंड कम क्यों आया। बिजनेस में कोई भी आपको निर्णय लेना है तो समंकों के आधार पर लेंगे। समंक आपको कहाँ मिलेंगे? डाटा आपको कहाँ मिलेंगे? डाटा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको डाटा मिलेंगे और फ्यूचर के लिए आप वहाँ पर डिसीज़न लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा नंबर लिखिए, एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिखना है कार्यशील पूंजी का उपयुक्त प्रयोग। कार्यशील पूंजी का उपयुक्त प्रयोग। अब आप समझिए वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कार्यशील पूंजी, पेपर में यहाँ से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकल के आता है? वर्किंग कैपिटल।
जो व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल है, जो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल है, उसका यूज कैसे किया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में किया जाए, कहाँ से पता लगेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही डिसीजन लेंगे कि किस जगह पर कितनी मात्रा में पूंजी का प्रयोग किया जाए। जैसे कितना पैसा हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, कितना पैसा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए ना, इनसे संबंधित क्या लेना पड़ेगा, इनसे संबंधित निर्णय लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? इनसे संबंधित डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब पेपर में बहुत पूछता है, जब बच्चे पढ़े हैं वही लिख पाएंगे। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल आपका निकल के आता है। ठीक है, तो भाई बाकी जो पैसा बचेगा उसको यूज कहाँ करेंगे आप? स्टॉक में कितना करेंगे, कितना यूज करेंगे, कितना आपके पास हमेशा रहना चाहिए, कितना रिसीवेबल में करेंगे, कितना देंगे किसको, तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही संभव है। आपको आगे बताने जा रहे हैं प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर उचित प्रत्याय। ये मतलब क्या होता है? विनियोग पर उचित प्रत्याय, इसका मतलब होता है जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो पूंजी लगाई गई है, उस पर क्या होता है? उचित रिटर्न क्या आएगा। प्रॉपर रिटर्न का मतलब होता है कि उचित वापसी क्या होगी। वापसी का मतलब पैसा कहीं लगा दिया आपने, भाई ब्याज मिलता है, लाभांश मिलता है, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो कैसे पता लगेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ठीक है, उसके बाद चौथा रखना है, चौथा आपको लिखना है शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन, हिंदी में बोलेंगे अल्पकालीन निर्णय। अल्पकालीन निर्णय कहा गया है। जैसे अल्पकालीन मतलब कम समय में आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी भी व्यावसायिक संस्था को कम समय में कोई क्या लेना है? डिसीजन लेना है। जब कम समय में कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कहा गया है मूल्य मतलब प्राइस डिटरमिनेशन, कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कोई ऑर्डर लेना है, बनाना है कि खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रोडक्ट बनाना है कि दूसरे से खरीदना है, कोई ऑर्डर लेना है, कोई मूल्य निर्धारित करना है, इसको क्या बोला जाएगा? अल्पकालीन निर्णय में आएगा। ये सब डिसीजन वगैरह कहाँ से लिया जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, चौथा नंबर, पांचवा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में आता है वित्तीय अनुसंधान, मतलब कि रिसर्च किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, खोज की जाती है। किस चीज़ की खोज की जाती है? कि जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा रही है, किसी बिजनेस की डगमगा रही है, तो एमलगमेशन कर दिया जाए। एमलगमेशन का मतलब दो कंपनियों को आपस में मिला दिया जाए, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन।
सम्मिलन एब्जॉर्प्शन कर दिया जाए, मतलब दो कंपनियां, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद कहा गया है रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। कंपनी क्या होती है, मतलब कि अपने को फिर से एक इम्प्रूवमेंट करे। उसके बाद छठा नंबर आपको ध्यान देना है। छठा नंबर कहता है वेरिएंस एनालिसिस। विचरण विश्लेषण। वेरिएंस एनालिसिस मतलब कि इसके अंतर्गत एक एक टॉपिक पर, एक एक स्तर पर एनालिसिस मतलब विश्लेषित किया जाता है, उसके बारे में पूरा का पूरा खोज किया जाता है। समझ रहे हैं? वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? प्रत्येक स्तर पर खोज करना, प्रत्येक स्तर पर, ठीक है, विश्लेषण करना, एक एक टॉपिक पर विश्लेषित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चेकिंग लिखना है 7वां नंबर। चेकिंग रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है सूचनाओं की विश्वसनीयता का परीक्षण। सूचनाओं की विश्वसनीयता भाई, जो सूचनाएं हैं वो कितनी विश्वसनीय हैं उसका भी इसी में परीक्षण हो जाता है, उसकी ही जांच हो जाती है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सूचनाएं दी हुई गई हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव विकल्पों में चयन। इसका मतलब क्या होता है? कहा गया है कि इसमें जो डिसीज़न लिया जाएगा इसमें बहुत सारे विकल्प आपके पास खुले होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा गया है किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाए, इसमें कहा गया है। उसके बाद ठीक है, बनाया जाए कि खरीदा जाए, क्या सुधार किया जाए, किस माध्यम का सुधार किया जाए, तो इसे आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आप कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे बताने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कि लिमिट क्या है। हर जगह सही ही नहीं है, हर जगह पूरा नियम अप्लाई ही नहीं होता, लिमिट भी इसकी होती है। जैसे हमारी पढ़ाने की लिमिट है, आपकी पढ़ने की लिमिट है, ठीक है, तो सबकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो लिखना है आपको लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिखना है प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं।
प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं, इसकी अपनी लिमिट क्या है, इसकी अपनी सीमा क्या है, इसको आपको ध्यान देना है एक एक टॉपिक पर। पहला नंबर आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपको लिखना है, एक एक टॉपिक ऐसे समझ लीजिए हेडिंग वाइज बस। कहता है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, वित्तीय एवं लागत लेखों पर आधारित लिखना है। वित्तीय एवं लागत लेखों पर आधारित। एक मतलब पूरा समझिए, जरूरी नहीं है कि लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं। अब आप समझिए, आपको मैंने बताया है जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीज़न लिया जाएगा, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहाँ से डाटा लिया जाता है, जो डाटा लिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से लिया जाता है। अब यहाँ अगर गलत लिखा गया है, यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है, तो हमारा परिणाम भी अशुद्ध आएगा। अगर बेस न्यू मजबूत है, न्यू में शुद्धता है, तो बिल्डिंग बनाते हुए आप ऊपर जा सकते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंट से ही, मैनेजमेंट अकाउंट से आंकड़े कहाँ लिए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आंकड़े जो लिए जाते हैं वह कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्हीं दोनों से आंकड़ों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं। एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। जब आप लागू करते हैं तो अगर यहाँ पर शुद्ध है तो सही है, नहीं शुद्ध है तो गलत आएगा, गलत एनालिसिस हो जाएगा। गलत एनालिसिस से आप गलत डिसीजन ले लेंगे, गलत डिसीजन लेने से सब कुछ गलत है। दूसरा आपको लिखना है कॉन्टिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन, continuity and coordination in operation। क्रियान्वयन एवं सततता एवं समन्वय, क्रियान्वयन में सततता, में समन्वय। ध्यान दीजिएगा, समन्वय कॉन्टिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन कहा गया है प्रबंधकीय लेखापालक द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग
हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई भी आंकड़ा निकालेंगे, वो तब तक उसका कोई महत्व नहीं है जब तक उसके आधार पर कोई डिसीजन न लिया जाए। याद रखिएगा, क्रियान्वयन में सततता एवं समन्वय, इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो भी निकाला जाएगा आंकड़ा निष्कर्ष, उसका जब तक आप लागू नहीं कर देंगे, क्रियान्वयन नहीं कर देंगे, तब तक वो अपने आप में क्या है? महत्वहीन है। उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। आपको ध्यान देना है। तीसरा, नॉट एन अल्टरनेट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एन अल्टरनेट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रबंध और प्रशासन का प्रतिस्थापन नहीं। हिंदी में लिख लीजिए, प्रबंध व प्रशासन, चाहे कोई प्रबंध हो चाहे कोई प्रशासन हो, का प्रतिस्थापन नहीं। इसका मतलब क्या है? समझिएगा, कहा गया है कि प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध और प्रथम, यह तो प्रबंध की सहायता के लिए एक यंत्र मात्र है। यानी इसमें इसका मतलब है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का एक यंत्र है, एक टेक्निक है। यहाँ से आंकड़ों को लिया जाता है, यहाँ से समंकों का संकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। क्या है? प्रबंध व प्रशासन के लिए क्या है? प्रशासन के लिए क्या है? केवल क्या है? एक आंकड़ा लेने का यंत्र है, यहाँ से आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है, अगला, पावर नॉलेज ऑफ रिलेटिव सब्जेक्ट। पावर नॉलेज ऑफ रिलेटिव सब्जेक्ट, संबंधित विषयों का उचित ज्ञान। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत सांख्यिकी, मैनेजमेंट, इसके ध्यान दीजिएगा, पावर नॉलेज ऑफ रिलेटिव सब्जेक्ट, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इससे रिलेटिव सब्जेक्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कहा गया है इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, इन सब का भी ज्ञान होगा तभी आप लाभ उठा पाएंगे। स्टैटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, तो सभी तभी इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। 5th नंबर आपको ध्यान देना है। 5वां नंबर कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच, तो इसमें क्या करना है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं पक्षपात प्रभाव। हिंदी में लिखिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं
पक्षपात प्रभाव कहा गया है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उनका मानव निर्णय तत्व शामिल हैं। सूचनाओं के तत्वों में जिन व्यक्तियों की सेवाएं ली जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जिन व्यक्ति का सेवा ली जाती है उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जिससे भी सर्विस ली जाएगी उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देना है। अगला दिया हुआ है डेवलपिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विकासशील विषय। विषय विकासशील विषय का मतलब क्या होता है, प्रबंधकीय लेखाविद में अभी अपनी विकास की अवस्था में है। मतलब धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अकाउंट में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। 7वें नंबर आपको ध्यान देना है, एक्सपेंसिव सिस्टम। एक्सपेंसिव सिस्टम खर्चीली व्यवस्था। खर्चीली व्यवस्था भाई, मैं कॉस्ट रखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखोगे तो एक खर्चीली व्यवस्था है, इसका काम बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब सिस्टम आपको ध्यान देना पड़ेगा, खर्चीली व्यवस्था है। अगला कहा गया है फिजिकोलॉजिकल। लॉजिकल रेसिस्टेंस, मतलब कि मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध। मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध, इसका मतलब क्या होता है, कहा गया है प्रबंधकीय लेखाविधि अपनाने पर संगठन की कार्य व्यवस्था और कार्य बुनियादी परिवर्तन आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनाता है तो सब चीज़ में परिवर्तन आएगा। इसी से आप उचित निर्णय ले सकेंगे, उसी से उचित प्लानिंग कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, 9वां विडर। विडर स्कोप लिखा गया है विस्तृत क्षेत्र। जो इसका क्षेत्र है वो बड़ा है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो होता है बड़ा है। ठीक है, मैनेजरियल इफॉर्ट्स एंड इफिशियंसी 10वां नंबर। इफिशियंसी कहा गया है प्रबंधकीय प्रयास और दक्षता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैनेजरियल अकाउंटिंग को सक्षम बनाने के लिए दक्षता भी ज़रूरी है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिद्धांत। इसको पहले लिख लेंगे आप। आपको अपनी कॉपी में लिखना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कि प्रबंधकीय लेखांकन के सिद्धांत।
प्रबंधकीय लेखांकन के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य का सिद्धांत। ध्यान देना है, उद्देश्य का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट निर्धारित कर दिए गए हैं, अलग अलग सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। दूसरा नंबर आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, नीति निर्माण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन मतलब होता है यहाँ से, इससे नीतियों का निर्माण किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, प्लानिंग एंड स्कीम। ठीक है, फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, इसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब समन्वय, समन्वय का मतलब सबको इकट्ठा किया जाता है, उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है किसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। चौथा नंबर आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का सिद्धांत। नियंत्रण का सिद्धांत। क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बजट को कंट्रोल किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण का भी सिद्धांत होता है, इसे जैसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, खर्चे को कम करने का प्रयास किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का काम होता है, यहाँ से लोगों को प्रेरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई भी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय वगैरह क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से सूचनाएं मिलती हैं, प्रॉफिट का, अर्न का, कैश का, सब चीज़ का, यहीं से मोटिवेशन, कार्यकुशलता का, इकोनॉमी का, यहीं से पता लगता है। कहाँ से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन का सिद्धांत। समंकों के विश्लेषण
एवं निर्वचन का सिद्धांत। यहाँ पर जो भी आंकड़े निकल के आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उनका एनालिसिस किया जाता है, उन पर निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 7वां नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का सिद्धांत। ठीक है। इससे क्या किया जाता है, कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी होती है, वो क्या करती है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए बजट बनाना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व तो देना है, तो यहीं से होता है। कहाँ से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, 8th नंबर आपको लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन लिखा जाएगा संप्रेषण का सिद्धांत। इसी से कम्युनिकेट किया जाता है लोगों को, कार्यों के लिए, नीतियों के लिए, ना कार्यक्रम के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, सब कुछ के लिए। यहाँ पर देखो कम्युनिकेट मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लोगों को उत्साह प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डिसीजन मेकिंग, 9th नंबर, रिलेटिव, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डिसीजन मेकिंग। विवेकपूर्ण निर्णय का सिद्धांत। ना इससे क्या किया जाता है, विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है। किससे, मैनेजमेंट से, सोच विचार करके, बुद्धि दिमाग का यूज करके। 10th नंबर आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। परिवर्तन का सिद्धांत। मतलब कि चेंज मतलब यहाँ से परिवर्तन भी होता है, इसको भी ध्यान देना है। 11 नंबर होता है प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कुशलता का सिद्धांत। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या मिलती है, जितने अच्छी कुशलता का प्रयोग करोगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उतना ही सब आपको समझ में आएगा, उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे उतनी कुशलता से। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समय समय पर हर जगह परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त